वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 15 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं बायोडायवर्सिटी का मतलब होता क्या है। देखो, बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि इट इज द बायोलॉजिकल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ की जो डिफरेंट वैरायटीज है ना, उसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। देखो, जैसे क्या है, प्लांट है तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी को समझना है। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बायोडायवर्सिटी है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये समझेंगे तभी तो हम बायोडायवर्सिटी को बचाएंगे या उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर को ना आप इस तरीके से पढ़ो कि ऐसे मत पढ़ो कि यार ये हमें सिलेबस में दे रखा है तो हमें पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। आप इसको ना थोड़े अलग तरीके से पढ़ो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना। आपको पता ही है क्योंकि अर्थ का जो अभी क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है ना, अर्थ को काफी नुकसान हो रहा है। तो ये चैप्टर आप अलग तरीके से पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इफ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट गैलेक्सी, देखो कोई एलियन बहुत दूर की गैलेक्सी से कहां आया, हमारे अर्थ में आया। द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज, पहली चीज जो उस एलियन को अमेज करेगी, आश्चर्यचकित करेगी, वो क्या है, would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। तो कोई एलियन जो है वो दूसरी गैलेक्सी से, बहुत दूर की गैलेक्सी से अर्थ पे आया तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्यों? जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचेगा वो दिखेगा कि यहाँ पे तो लाइफ की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स मिल रही है ना। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। अगर हम अपनी भी बात करें, ह्यूमंस की भी बात करें, तो हम भी क्या देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स मिलती है जो कि हमें क्या करता है, एस्ट्रॉनिश करता है। एस्ट्रॉनिश का मतलब होता है सरप्राइज करता है बहुत ज्यादा, है ना। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स। अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें तो उसके लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हमारे जो अर्थ है ना, उसमें एंड्स की 20,000 स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, और बीटल्स की कितनी मिलती है, 3 लाख स्पीसीज मिलती है। ओके, और उसके बाद फिशेस की कितनी स्पीसीज हैं, 28,000। और ऑर्चिड्स की कितनी है, नियरली 20,000 स्पीसीज है। तो ये देखो, यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अर्थ में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। अब यहाँ पे इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये ना समझना चाहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है अर्थ में, इसका फायदा क्या है। ठीक है ना, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में तो इसका फायदा क्या है। तो इसका समझने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने राइज करे, जैसे व्हाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, क्यों इतनी सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या पहले से ही इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ में थी या धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से आई। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, और ये जो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कैसे आई अर्थ में। हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, और कैसे और क्यों ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये हमारे अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, अगर अर्थ में जो बायोडाइवर्सिटी है वो एकदम से बहुत कम हो जाए, या बहुत कम बायोडाइवर्सिटी अगर अर्थ में है, तो इससे अर्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और हमें क्या फायदा है इस बायोडाइवर्सिटी से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आंसर्स हमें आगे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है बायोडाइवर्सिटी को। इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट all level of biological organization ranging from macromolecules within cells to biomes। अब अगर आप देखोगे कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, इमेंस डाइवर्सिटी मिलती है ना। और ये जो डाइवर्सिटी है ये सिर्फ स्पीसीज लेवल पे नहीं है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे हमें मिलती है, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ओके, देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ना एक हायरार्की आती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सेल आएगा। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, है ना। ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म से फिर क्या बनता है, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, ये सब बनता है ना। फिर लास्ट में जाके बायोम्स आ जाता है। तो ये सब बनता है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे बात करते हैं सेलुलर लेवल में। तो सेलुलर लेवल में अगर आप देखोगे ना, तो सेल किससे बना है, मैक्रो मॉलिक्यूल से बना है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल से बना है। तो इसमें जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने कौन से हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स के बाद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो अब अगर यहाँ पे इस लाइन को समझें, तो इस लाइन में उसने क्या बोला, इस लाइन में बोला कि आप किसी भी लेवल में देखें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, ठीक है ना। आप किसी भी लेवल में देखें तो आपको क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। तो आप देखिए सेलुलर लेवल में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी दिख रही है ना, क्लियरली। और अगर आप देखोगे बायोम्स को, तो बायोम्स भी आपको क्या दिखते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं। तो अगर आप हर लेवल में देखो, है ना, जो हमें समझना है इस लाइन में वो ये कि अगर आप हर लेवल में देखोगे तो आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. तो हमने देखा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स के बारे में, है ना। उसमें जैसे हमने देखा था सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल में हमने क्या देखा था कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी होगी हर लेवल पे, ठीक है ना। तो हर लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको कंबाइन करके, ठीक है, हर लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको कंबाइन करके एडवर्ड विल्सन ने क्या बोला, बायो डाइवर्सिटी, ठीक है ना, क्या बोला, बायो डाइवर्सिटी। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है। देखो एक सिंगल स्पीसीज है, एक सिंगल स्पीसीज बहुत ज्यादा हाई डाइवर्सिटी शो कर रही है, कौन से लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है। इस लाइन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा जो कि आगे दिया है, ठीक है। इसको समझते हैं तो हमें ऊपर की लाइन समझ में आ जाएगी। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। तो एक प्लांट का नाम बोला रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें क्या दिख रही है, जेनेटिक वेरिएशन दिख रही है। ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस, ठीक है, माइट बी इन टर्म ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेजरपिन दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। इसको समझो, देखो ये प्लांट है रोवोल्फिया और वोमिटोरिया, ठीक है। रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक कैसा है ना, मेडिसिनल प्लांट है और इसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं रेजरपिन। रेजरपिन ना हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। अब हम कुछ चीजें यहां पे समझेंगे। देखो जो हिमालय होता है, ठीक है, जो हिमालय है उसकी डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट क्या है, रेंजेस हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ रेंजेस, जैसे क्या रहती हैं, एक आपका रहता है लोअर हिमालय रेंजेस, ठीक है ना। उसके अलावा क्या रहती है, शिवालिक हिल्स रहती है, शिवालिक हिल्स। इसके अलावा और क्या होती है, जैसे लद्दाख, लद्दाख रेंजेस होते हैं। तो ये ना हिमालय के रेंजेस होती हैं कुछ। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, देखो रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक क्या है, सिंगल स्पीसीज है। ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया मान लो इस रेंज में ग्रो कर रहा है, एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया इस रेंज में ग्रो कर रहा है, एक इस रेंज में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब इनमें हमें क्या दिख रही है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी दिख रही है। अब ये हमने कैसे बोला, हमने क्या देखा कि मान लो इस रेंज में जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रो कर रहा है ना,
उसमें जो रेजरपिन बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। ठीक है, ज्यादा बन रहा है मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और पोटेंसी भी ज्यादा है। ठीक है, और एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो कि इस रेंज में ग्रो कर रहा है, उसमें जो रेजरपिन है वो ज़्यादा नहीं बन रहा, मतलब कम बन रहा है, पोटेंसी भी कम है। और तीसरा ऐसे मान लेते हैं कि इस रेंज में जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रो कर रहा है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो प्लांट क्या है, प्लांट तो एक ही है बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो अलग अलग है। कुछ प्लांट्स यहां ग्रो कर रहे हैं, कुछ यहां, कुछ यहां। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से उनमें जो रेजरपिन बन रहा है वो भी अलग अलग टाइप का बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन इन रीजन्स में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनमें क्या मिल रही है हमें, जेनेटिक वेरिएशन। इनके जीन में क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, बस यहां पे मुझे क्या बताना है, पोटेंसी का मतलब बताना है। ठीक है, पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है, इसको ना देखो क्या कहते हैं, मेडिसिन में वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा, पोटेंसी। जैसे मान लो एक ड्रग है, इसकी ना हाई पोटेंसी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो दवाई है ये लो अमाउंट में बहुत बेटर असर कर रहा है, बहुत अच्छा असर कर रहा है। ठीक है, ये दवाई, तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई, हाई पोटेंसी हो गई। एक लो पोटेंसी वाली मेडिसिन होती है, उसका मतलब क्या है कि उसमें मतलब उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं बट लेकिन असर उसका ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पोटेंसी का मतलब। ओके, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। देखो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। यहां पे उसने क्या बोला कि इंडिया में 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलती हैं राइस की, एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, और मैंगो की भी 1,000 से ज्यादा वैरायटीज मिलती है ना, बड़ी बात। अब हमें देखना है यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे एम्फीबियन का एग्जाम्पल दिया है, एम्फीबियन की जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा आपको मिलती है कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अच्छा एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हैबिटेट की भी क्या होती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट्स। अब देखो इंडिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम मिलेंगे, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, इस्चरीज एंड अल्पाइन मीडोज हैज अ ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो अगर आप नॉर्वे से इंडिया को कंपेयर करोगे ना, तो नॉर्वे के पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत कम है और इंडिया के पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये इसके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, इसमें क्या आती है ना, कुछ और कंट्रीज भी आती हैं, जैसे कि क्या आती हैं इसमें, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, ये नॉर्थन यूरोप का पार्ट होता है। अच्छा, वैसे इंडिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है, क्योंकि जो इंडिया है ना वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक जोन में। ठीक है, अगर आप अर्थ को देखोगे ना, ग्लोब को, तो वहां पे आप देखोगे कि जो इंडिया है वो कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में मिलता है, जहां पे ना जो सनशाइन है वो ग्रेटर अमाउंट से आती है। तो सनशाइन जब ग्रेटर अमाउंट से आती है तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है तो बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। बट लेकिन अगर आप नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे में उतनी ज्यादा सनशाइन नहीं रहती है, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी कम रहती है। ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, इट हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। अब हमारे अर्थ में इतनी डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स मिल रही हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही नहीं आई, ये आई है इवोल्यूशन की हेल्प से। और इवोल्यूशन होने में कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब आज जो हम अपने आसपास बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं,
उसको बनने में कितना टाइम लगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू। अब देखो, आज जिस रेट से स्पीसीज का लॉस हो रहा है, स्पीसीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो अगर इसी रेट से स्पीसीज लॉस होती रहेंगी तो हम 2 सेंचुरी से भी कम में इस डायवर्सिटी को खो देंगे। मतलब अभी जो हमारे अर्थ में बायोडायवर्सिटी है ना, उसको हम पूरी तरीके से खो देंगे अगर इसी स्पीड से स्पीसीज का लॉस होता रहा। तो ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है और हमें इसे सोचना भी चाहिए और अपने अर्थ को बचाना चाहिए। ठीक है। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू हो चुका है, क्योंकि अब हमें क्या करना है ना, अब हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी अर्थ को बचाना है, अपने बायोडायवर्सिटी को बचाना है, क्योंकि इससे हमारी भी लाइफ जुड़ी हुई है। अगर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड रहेगा या आसपास के इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज है उसका लॉस बढ़ता रहेगा तो उससे हमारी भी लाइफ अफेक्ट होगी और हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ में। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं बायोडायवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के लिए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यार इस वीडियो में ये जो वीडियो था इसको मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है और रीजन वही रहता है कि टाइम की शॉर्टेज रहती है बहुत ज्यादा। ओके, बाय बाय।